अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। मैं हूं सारा खान। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान जो है बड़े एक हिजान खेजी से गुजरा। ग्लोबल हेडलाइंस भी हमारे हवाले से जो है बड़ी बनती हैं कि शायद पाकिस्तान के अंदर जो है पता नहीं किस किस्म का एक मैसिव प्रोटेस्ट हो रहा है, उसको पुरतशद्दुद हो सकता है, पता नहीं कौन सी डायरेक्शन लेगा। इस हवाले से जो है पूरी कौम एक बेयकीनी की कैफियत में थी। और सबसे ज़्यादा जो परेशान कुन बात थी वो ये थी कि मैं आपके सामने जो है इकनॉमिक अफेयर्स के ऊपर महारत रखने वाले एक सहाफ़ी की रिपोर्ट अगर रखूं, शहबाज राना साहब की। उन्होंने ये एस्टिमेट दिया कि 190 अरब रुपया का नुकसान रोजाना की बुनियाद पर हो रहा है। अगर आप इसको कैलकुलेट करें कि कितने दिन तक पूरे मुल्क को बंद रखना पड़ा और कैपिटल को खास तौर पर बंद रखना पड़ा, तो क्या जो हमारी इकोनॉमी है वो इन तमाम चीज़ों की मुतामिल हो सकती है एक ऐसे मौके के ऊपर जब हमारी स्टॉक मार्केट जो है वो रोजाना की बुनियाद पर ऊपर जा रही थी, वो एकदम से क्रैश कर जाती है। उसके बाद आपने देखा कि अभी जो IMF का वफ्द जो है पाकिस्तान के अंदर वो एक दौरा करके, मुख्तसर दौरा करके हमारी जो टैक्स रेवेन्यू की जो हमारे शॉर्टफॉल्स हैं उनके बारे में आया हुआ था। तो साथ में आपने ये भी देखा होगा बड़ा इंपॉर्टेंट तरीन एक डेलीगेशन बेलारूस का जो है पाकिस्तान के अंदर मौजूद था। उनके साथ पूरी की पूरी एक बिजनेस कम्युनिटी थी, एक डेलीगेशन था, यादाश्तों के ऊपर दस्तखत हो रहे थे। साथ में आपका कैपिटल जो था वो यरगमाल था, बुलेट्स चल रहे थे, टीयर गैस हो रही थी, मुजाहिरीन जो है लाठी बरदार थे, वो कहते थे कि हम जो है वो किसी भी सूरत जो है इस हुकूमत को नहीं छोड़ेंगे। एक प्रैक्टिकली जो है वो स्टेट यरगमाल बनाई गई थी। तो हमारा जो ये वाले मामलात है ये कब तक चलेंगे, हमारी इकोनॉमी कब तक ये बर्दाश्त कर सकती है तमाम सिचुएशन को। इस हवाले से जो पूरा का पूरा सिचुएशन का पोस्टमार्टम करने के लिए मेरे साथ मौजूद है शहबाज राना साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपकी चूँकि इकनॉमिक अफेयर्स के ऊपर बड़ी महारत रखते हैं और आपके तर्जिए और आपकी जो स्टोरीज होती हैं वो हेडलाइंस बनती हैं। तो ख़ास तौर पर मैं आपसे पहला क्वेश्चन करना चाहूँगी, आपकी स्टोरी जो है वो हर जगह कोट की जा रही है। आपने बताया कि 190 अरब का एस्टिमेट वन डे का, एक दिन का नुकसान हो रहा था। इसके अलावा जो आपने बड़ी और स्टैटिस्टिकली बताया कि ज़्यादा दिनों तक जो है ये सिचुएशन प्रिवेल नहीं कर सकती इकोनॉमिकली। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया। देखिए, ये जो मैंने ख़बर की थी कि रोज़ाना का 190 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है, ये जो अदाद शुमार हैं ये वज़ारत ख़ज़ाना के हैं। और वज़ीर ख़ज़ाना ने ये जो अदाद शुमार हैं ये वफाकी काबीना में पिछले माह पेश किए थे। आपको याद होगा कि अक्टूबर के पहले हफ़्ते में भी PTI की तरफ से एहतजाज की कॉल आई थी और फिर काफ़ी उस वक्त भी मसला ख़राब हुआ था। तो उस वक्त ये एस्टिमेट्स तैयार किए गए थे। बुनियादी तौर पर 3-4 बड़ी चीज़ें हैं कि जब 190 अरब रुपए के नुकसान की बात होती है तो कैसे इतना बड़ा नुकसान एक दिन का। और यहाँ एक बात मैं ज़रूर एम्फेसाइज़ करना चाहूँगा कि नुकसान हुकूमत की वजह से भी हो सकता है और अपोजिशन की वजह से भी हो सकता है। ये वो एस्टिमेट है जब किसी भी वजह से आपको पाकिस्तान बंद करना पड़े। जब जैसे मैंने स्टोरी में लिखा कि PTI की जो एहतजाज की कॉल थी वो तो अतवार के दिन की थी, लेकिन हुकूमत ने तमाम जो मोटरवेज़ हैं पाकिस्तान की, हाईवेज़ हैं, उसको उन्होंने हफ्ते को बंद कर दिया, बल्कि जुमे की रात को बंद कर दिया। तो मैंने ख़बर में ये बड़ा वाज़े लिखा कि जो हफ्ते के दिन का नुकसान है वो हुकूमत के खाते में 190 अरब रुपए का, और जो अतवार का दिन होगा उसका जो नुकसान है वो आप कह सकते हैं कि PTI के खाते में। जो इस तरह के, बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ द नंबर्स, जो इस तरह के वाक़यात होते हैं ना, अपोजिशन दुनिया भर में एहतजाज करती है, उसको टैकल कैसे करना है, स्ट्रेटजाइज़ कैसे करना है उस चीज़ को, ये हुकूमत का काम होता है। क्योंकि हुकूमत के पास खोने को बहुत कुछ होता है, अपोजिशन के पास इतना कुछ खोने को नहीं होता। तो जिसका स्टेक ज़्यादा सिस्टम के अंदर होता है, काम भी उसने करना होता है। अब PTI के एहतजाज की कॉल थी, फाइनल कॉल कही इमरान खान साहब ने उसको, और जो गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशंस थी और जो उनके पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आ रही थी कि बहुत बड़ा एक मजमा इकट्ठा हो सकता है, तो इन्होंने उसके लिए जो स्ट्रेटजाइज़ किया, इन्होंने कहा कि तमाम जो बड़ी हमारे पाकिस्तान की जो रोड्स हैं, हाईवेज़ हैं, मोटरवेज़ हैं, उसको बंद कर दो, शहर बंद कर दो। तो उसकी फिर एक कीमत होती है और जो कीमत ख़ुद हुकूमत ने कैलकुलेट की। और याद रखिए, ये जो 190 अरब रुपया है इसमें वो कॉस्ट शामिल नहीं है जो हुकूमत का ख़र्चा आता है इसके ऊपर। ये कंटेनर्स के ऊपर जो है, अब शेल्स के ऊपर ये वो नहीं है कॉस्ट। अच्छा, और पुलिस की नफरी जो आपने सिंध से भी मंगाई हुई उसकी थी, कॉस्ट नहीं है आपके रेंजर्स, आपके वो FC। भी नहीं है इसमें। अच्छा, ये वो भी नहीं है, ये वो खर्चा है जो पाकिस्तान की इकोनॉमी का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लॉस होता है। जो मैशत होती है उसके उसके ग्रोथ के कुछ नंबर्स होते हैं। तो जो वजारत ख़ज़ाना के जो उनके एस्टिमेट्स हैं उनके मुताबिक 113 अरब रुपए का डायरेक्ट डेली लॉस होता है सिर्फ GDP ग्रोथ को, जिसमें उनके ख्याल में कुछ 26 अरब रुपए का ज़राअत का नुकसान होता है, कुछ 20.5 अरब रुपए का इंडस्ट्री का नुकसान होता है, और जो सबसे बड़ा जो नुकसान होता है खिदमात के शोबे में 58 अरब रुपए का। अब खिदमात के शोबे में आपकी बैंक्स भी आ जाती हैं, आपका ट्रांसपोर्ट का सेक्टर आ जाता है, आपकी सर्विसेज आ जाती हैं, गवर्नमेंट सर्विसेज आ जाती हैं।
ये डायरेक्ट लॉस है। फिर इनडायरेक्ट लॉस है, तो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट लॉस को उन्होंने काउंट करके 144 अरब रुपया इकॉनमी का लॉस, जीडीपी का बताया। दूसरा इसके अंदर जो उनका नंबर था कि जब जो सालाना हदफ है एफबीआर का टैक्स कलेक्शन का, उसका रोज़ाना की बुनियाद पे कितना पैसा इकट्ठा होगा, तो अगर मुल्क बंद कर दिया जाए एक दिन, और ये जो एस्टीमेट्स है ये पूरे पाकिस्तान के नहीं लिए उन्होंने, उसमें उन्होंने पंजाब और केपी के एस्टीमेट्स लिए हैं, क्योंकि प्रॉब्लम पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में था, सिंध और बलूचिस्तान में नहीं था। तो 190 अरब रुपए का जो नंबर है पाकिस्तान बंद करने का, जो इसकी जो कॉस्ट है वो सिर्फ पंजाब और केपी की है। तो अगर आप सिंध में शामिल कर लें, इसको बलूचिस्तान में शामिल करें, तो इसका नंबर और बढ़ अच्छा, जाएगा। अगर जो है ये सारा प्रोटेस्ट, चूंकि आपने ये भी देखा कि वो इस कदर मुश्तिल हो चुके थे कि उन्होंने बुशरा बीबी की गाड़ी पर भी अटैक किया, उन्होंने उस कंटेनर को आग लगा दी मुश्तिल मुजाहिरीन ने। अगर ये ज़्यादा मुश्तिल हो जाए और तोड़ फोड़ के ऊपर, इमलाक के नुकसान करने के ऊपर आ जाए, बाकायदा जो है ये एक वायलेंट जो है हैसियत अख्तियार कर ले, उसके बाद तो ये एस्टिमेट फिर कई गुना बड़ा होगा। देखिए, अब मुझे सियासी वाक़यात का नहीं पता, मुझे वहाँ पे जो ऑन द ग्राउंड क्या हुआ मुझे उसका नहीं पता। बुशरा बीबी का जो कंटेनर था उस पे क्या पुलिस की तरफ से जो शेलिंग उसमें उसको आग लगी, या ये कि इनके मुजाहिरीन ने खुद करी, इस पे अभी आप और मैं कुछ नहीं कह सकते। ये वो चीज़ है जिसके ऊपर एक तहकीकात होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर हो कि किसने आग लगाई, मुजाहिरीन की तरफ से क्या हुआ, पुलिस की तरफ से काउंटर अटैक जो हुआ उस पे ऊपर क्या हुआ, और ये कि अगर कोई लोग मरे हैं, सिविलियंस जो प्रोटेस्टर्स थे वो कितने हैं, ज़ख्मी कितने हैं, क्योंकि बड़े एक ना अजीब किस्म की जो इस वक्त आदाद-ओ-शुमार है वो मार्केट में सर्कुलेट कर रहे हैं, और ये वो चीज़ होती है जो पॉलिटिकली और सोशली बड़ी सेंसिटिव होती है। अच्छा, आपने जैसे खुद बताया ना कि इस वक्त बड़े अजीब किस्म की स्टैट्स जो है, कहाँ कहीं से कोई नंबर आ रहा है, कहीं से डेथ्स का नंबर आ रहा है, कहीं से जो है कौन से नुकसान का नंबर आ रहा है। ये नंबर ही मार्केट के अंदर जो है अनसर्टेनिटी क्रिएट करने के लिए, बेयकीनी एक इन्वेस्टर को जो है वो आप बहुत ही गलत किस्म का सिग्नल देने के लिए काफ़ी होता है। कितना किस कदर जो है हमारा जो इन्वेस्टर इस वक्त परेशान है, बेयकीनी का शिकार है। आपको पता है कि स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल पाकिस्तान ने बनाई थी, तकरीबन इसको अब 1.5 साल हो गया है, और उसका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव ये था कि पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी लाई जाए, ख़ास तौर पर जो हमारी ये गल्फ़ के जो ममालिक हैं, सऊदी अरेबिया है, मुत्तहिदा अरब अमारात है, कुवैत है, और इस किस्म की जो कंट्रीज़ हैं वहाँ से इन्वेस्टमेंट लाना क्या मकसद है। आज तक SIFC कामयाब नहीं हो सकी। उसकी एक बहुत बड़ी जो वजह है, अदर दैन जो आपकी और जो मसाइल होते हैं, जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो किसी भी मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी होती है। SIFC जो है कोऑर्डिनेशन बेहतर कर सकती है। SIFC जो है जो गवर्नमेंट की मशीनरी है उसको मजबूर कर सकती है कि तेज़ काम करे, बेहतर काम करे। SIFC पूरे मुल्क में सियासी इस्तेकाम नहीं ला सकती। सियासी इस्तेकाम लाना जो होता है वो सियासतदानों का और हुकूमत का काम होता है। जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, जो पार्टी, पाकिस्तान की ये हिस्ट्री रही है कि जो पार्टी इक़्तिदार में नहीं है उसको सब गलत लगता है, और जो इक़्तिदार में होता है उसको सब अच्छा लगता और इलेक्शन जो है वो भी हमेशा से रिजल्ट मुतनाज़ा ही बनाया जाता है, उसके बाद एक वेव ऑफ प्रोटेस्ट आती है। हकीकत है ना, पाकिस्तान की एक रियलिटी है ना कि इलेक्शंस पाकिस्तान में मैनेज होते हैं, मैनिपुलेट भी होते हैं। ये इल्ज़ाम पीपल्स पार्टी ने भी लगाया, ये इल्ज़ाम PMLN ने भी लगाया, PTI भी लगा रही है, MQM, मतलब पाकिस्तान की कोई ऐसी जमात नहीं जो इल्ज़ाम नहीं। आप इंडिया की अगर एग्जाम्पल ले लें, जो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी जिसको कहा जाता है, वहाँ पे इस तरह के इल्ज़ाम नहीं लगते। तो ये अभी US में हमने देखा कितना स्मूथ ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ। अगर शायद वो अगर ट्रंप हार जाते तो एक डिफरेंट रिजल्ट होता, बट पॉइंट हियर इज़ के जो जिम्मेदारी होती है वो हुकूमत की होती है, और जब तमाम सियासी जमातें, कोई इसमें एक भी एक्सेप्शन नहीं है, तमाम सियासी जमातें जब धांधली का इल्ज़ाम लगाएं तो उसका मतलब है फिर कुछ है, तो फिर उस चीज़ को देखने की जरूरत। कमिंग बैक टू द पॉइंट ऑफ द फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ये जो 190 अरब रुपए का एस्टीमेट है, इसके अंदर जो रोज़ाना की बुनियाद पर जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट का लॉस है वो 3 अरब रुपए के इन्होंने शामिल किया हुआ है। इसके अलावा कोई मेरा ख्याल है कुछ 16 अरब रुपए का रोज़ाना की बुनियाद पर आप पाकिस्तान जो एक्सपोर्ट्स करता है उसका भी लॉस इसके अंदर शामिल है। तो ये फिर डेली वेजेस आपका जो मजदूर है उसका क्या कसूर था? वो तो मैं इसमें बिल्कुल डायरेक्टली ब्लेम करूँगा वज़ीर दाखिला को, जिनकी ये स्ट्रेटजी थी कि उन्होंने पूरे पाकिस्तान की मोटरवेज बंद करवा दी। जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसके बहुत सारे रोज़गार लगे होते हैं। फिर आप एक और चीज़ देखिए, जब मोटरवेज बंद होती हैं तो मंडी में सब्ज़ी और फ्रूट नहीं पहुंचता। जब मंडी में सब्ज़ी और फ्रूट नहीं पहुंचता तो वो जो डेली वेजर जो उसने उस गाड़ी में लोड करना है सामान, वो जो ड्राइवर कंडक्टर जिसने वो गाड़ी यहाँ लेके आनी है, और वो मंडी में वो मजदूर जिसने वो सब्ज़ी और फ्रूट उतारना है,
उसको नौकरी नहीं मिली। अच्छा, अभी ये इस्लामाबाद जो था, चूँकि ये वर्चुअली जो एंटायर कंट्री वाज़ एट स्टैंड स्टिल, मगर ख़ास तौर पे जो कैपिटल था यहाँ पे तो निज़ाम ज़िंदगी बिल्कुल मफलूज था। तो आपसे मेरा जो क्वेश्चन है, चूँकि यहाँ पर एक डिप्लोमेटिक कम्युनिटी भी रहती है, दुनिया जो है वो पाकिस्तान के कैपिटल की तरफ देख रही होती है, पाकिस्तान की एक ग्लोबल इमेज की भी अगर बात करें, हमारी जैसे हेडलाइंस कल बनी, पूरी दुनिया के अंदर जो विजुअल्स दिखाए गए, तो क्या जो है हम लोग एक तरफ कोशिशें करते हैं कि हम जो है बैरूनी सरमायाकारी अट्रैक्ट करेंगे। आपने ये भी देखा होगा इस वक्त जो है भारत बड़ी एक रोबस्ट किस्म की लॉबिंग कर रहा है पाकिस्तान के अगेंस्ट कि यहाँ पर कोई भी इंटरनेशनल क्रिकेट इवेंट जो है वो नहीं होना चाहिए। उन्होंने बहाना ये बनाया कि इस मुल्क की तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की सिचुएशन ये है। अब हमने जो कल इस किस्म के विजुअल्स हमारी पूरी दुनिया ने देखे, और हर चंद हफ्तों के बाद ये विजुअल्स जो है वो आ जाते हैं और दुनिया भर को एक तासुर मिलता है कि ये मुल्क बड़ा वॉयलेंट है, यहाँ पर टर्बुलेंट और ये पोलिटिकल टर्मोइल की सिचुएशन शायद कभी ख़त्म नहीं हो सकती। पाकिस्तान को लॉन्ग टर्म में इसका क्या नुकसान है? सारा खान, मुझे 18 साल जर्नलिज्म करते हो गए हैं। मेरा ये जो निचोड़ है जर्नलिज्म का, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए आपको भारत की ज़रूरत नहीं है। हमें नुकसान हमेशा हमारे अंदर से पहुंचता है। भारत जो है पाकिस्तान का दुश्मन मुल्क है, इसमें कोई शक वाली बात तो नहीं है। दुनिया में अगर कोई भी कंट्री ऑफिशियली डिक्लेयर्ड एनिमी स्टेट है पाकिस्तान की, वो भारत है। भारत ने तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें करनी है ना, ये उसका काम है। हम क्या कर रहे हैं, ये सवाल। ये हमारे लिए बड़ा आसान होता है कि हम दूसरे मुल्क को इल्ज़ाम दे देते हैं कि अफ़गानिस्तान की वजह से ये हो गया, भारत की वजह से ये हो गया। हम ख़ुद क्या कर रहे हैं? जब मुल्क का अदालती निज़ाम के ऊपर एतमाद ख़त्म हो जाए, जब ओवरऑल पॉलिटिकल निज़ाम के ऊपर एतमाद ख़त्म हो जाए, जब पार्लियामेंट के ऊपर एतमाद ख़त्म हो जाए, तो फिर इस तरह के जो हादसात हैं वो जन्म लेते हैं। तो इन हादसात को एड्रेस करने का एक ही तरीका है कि जो आइन है, आइन की पाकिस्तान में पासदारी होनी चाहिए। चाहे कोई जमात इक़्तिदार में है या इक़्तिदार से बाहर है, वो आइन के मुताबिक चले। 2022 की जो चेंज ऑफ द गवर्नमेंट था वो आइनी था। अगर वो खान साहब उस चेंज को उस वक्त एक्सेप्ट कर लेते तो शायद 2024 के जो इंतखाबात हुए हैं, जो शायद 2023 में हो जाते, वो इससे मुख्तलिफ सूरत में होते, तो रिज़ल्ट मुख्तलिफ होते। तो मेरे इसमें बॉटम लाइन ये है कि पाकिस्तान को नुकसान तमाम हम सब लोगों ने ख़ुद पहुँचाया है। हमें भारत की, अफ़गानिस्तान की ज़रूरत नहीं है। आज रिलेटिवली हमें नहीं पता इन्फॉर्मेशन जितनी हमारे तक पहुंच रही है वो ठीक भी है या गलत है, लेकिन रिलेटिवली अफ़गानिस्तान में स्टेबिलिटी है, पाकिस्तान में नहीं है। तो हम ये भी जो कहते हैं ना कि अफ़गानियों ने आके हम पे हमला कर दिया, मतलब ये जो मुजाहिरीन थे, हमें अफ़गानियों की ज़रूरत नहीं है, हम खुद ही काफ़ी हैं अपने ऊपर हमला करने के लिए। तो इसका बेहतर हल ये है कि जो निज़ाम है वो आइनी तरीके से चलाया जाए, और जो पाकिस्तानी इदारे हैं, जो आइनी इदारे हैं, उनके ऊपर एतमाद बढ़ाया जाए। वरना आज PTI जो उसको शिकस्त होगी वो वापस चली गई है, हो सकता है 2 माह बाद फिर इस तरह का कोई एक्ट करे। इसका एक ही हल है, जो पाकिस्तान में सेन वॉइसेस हैं पहले दिन से कह रही हैं, हर चीज़ का जो हल होता है वो बैठ कर होता है। अगर 2 मुल्कों में जंग भी होती है तो जंग के बाद जो सुलह होती है वो बैठ के होती है। ये तो 2 सियासी जमातें हैं, और ये तो इस्टेब्लिशमेंट और 2 सियासी जमातों की लड़ाई है, तो ये बैठ के क्यों? और बड़ी बार ऐसा भी हुआ कि बीच में मुज़ाकरात के दौर चले और उसमें हम लोग जो है उम्मीद कर रहे थे कि शायद कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है। एक और बड़ा अहम नुकता आपके सामने उठाना था, जैसे आपने देखा होगा कि तारड़ साहब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब, वो जो है बार बार एक चीज़ के ऊपर एम्फोसाइज करते रहे हैं कल रात से कि चूँकि इसमें कुछ अफ़गानी बाशिंदे भी, उन्होंने एक नंबर भी दिया था, 38 के करीब जो है अफ़गानी बाशिंदे भी शामिल थे इन प्रोटेस्टर्स के अंदर, और शायद जो है वो कुछ ट्रकों को ड्रग्स के तौर पर, ऐसा रूट के तौर पर कि हर कुछ अरसे के बाद जो है ऐसा कोई प्रोटेस्ट होता है तो हम जो साथ में जो स्मगलिंग भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा एक स्मगलिंग रिंग भी मुतारिक हो जाता है बीच में, और ये शायद क़यादत कोई बात ना पता। आपके ख्याल में इस आर्गूमेंट के अंदर जो है वो कितना हद तक वज़न है? देखिए, जब वज़ीर इत्तलात बात करते हैं या कोई भी वफाकी वज़ीर बात करता है तो उसकी बात को संजीदगी से लेना चाहिए। अब अगर उनको ये पता है कि 30,000 प्लस का जो क्राउड है उसमें 38 लोग जो हैं वो इस किस्म के हैं, तो उनके नाम भी होंगे ना, तो नाम किधर है? वो किसी भी वफाकी वज़ीर को मुंह उठा के इल्ज़ाम नहीं लगा देना चाहिए। अगर हैं तो नाम सामने, उनको पकड़े भी और सज़ा दें, क्योंकि ये वतन हमारा है। अगर कोई इस तरह का आ रहा है, पहली बात। दूसरी बात ये कि उन्होंने कहा कि जो स्मगलिंग पाकिस्तान में, जो अभी आपकी, मैंने ये उनका बयान नहीं सुना, आप जो बता रही हैं, बिल्कुल, अब मुझे नहीं पता उन्होंने कहा या नहीं कहा, बट जो आपकी जो स्टेटमेंट है उसके मुताबिक मतलब ये कि उनकी बात का एक मतलब ये भी निकलता है कि जब इस तरह का कोई वाक़या होगा, पॉलिटिकल रैली होगी, तो स्मगलिंग के लिए रूट इस्तेमाल होता है। ये बोला आप, बिल्कुल। तो इसका मतलब है उससे पहले पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं, जो हमारी फोर्सेस बैठी हुई हैं, उनको कॉम्प्रोमाइज़ करवाया गया ताकि वो चीज़। स्मगलिंग का क्या मतलब होता है? स्मगलिंग पेशावर से इस्लामाबाद नहीं होती। स्मगलिंग का मतलब ये होता है कि आलमी बॉर्डर से, जो पाकिस्तान का इंटरनेशनल बॉर्डर है,
अफ़गानिस्तान के साथ है, ईरान के साथ है, इंडिया के साथ है, चीन के साथ है, वहाँ से कोई चीज़ बगैर टैक्सेस और ड्यूटी दिए हुए पाकिस्तान में दाखिल होती है। तो वज़ीर इत्तलात आपके बयान के मुताबिक ये फरमा रहे हैं कि वहाँ से पहले बॉर्डर कंप्रोमाइज़ करवाए गए हमारे, कोई चीज़ बगैर ड्यूटी टैक्सेस दिए हुए पाकिस्तान में लाई गई और उसके लिए फिर पीटीआई का जलसा करवाया गया और उसके तहत वो इस्लामाबाद स्मगल कर, ये इसकी कोई सेंस नहीं बनती। तो इसलिए मैं कहता हूँ जब वफाकी वज़ीर कोई भी मुँह खोले, बोले हक़ाइक़ के साथ बोले, ताकि हम जैसे लोग फिर उनको डिफेंड कर सकें। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, एक और बड़ा अहम नुकता, जैसे आपने देखा कि ताजिर कम्युनिटी जो है वो उससे पहले जो है हमने देखा कि मुलाकातें भी कर रही थी कि ये कभी जो है वो वज़ारत दाखिला से वो रुजू कर रही थी कि जो है चूँकि उनके डेफ़िनेटली उनका लॉसेस उनका नुकसान, उनके मुतालबात बिल्कुल जायज़ हैं। वो रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर अपने कारोबार बंद करने के मुतामिल बिल्कुल नहीं हो सकते। इस वक़्त आप क्या समझते हैं कि जो ताजिर बरादरी है, ख़ास तौर पर इस्लामाबाद की कैपिटल की और इवन इन द कंट्री एट लार्ज, आप क्या समझते हैं कि वो इस वक़्त कहाँ खड़ी है? क्या उनके ग्रीवेंसेस हैं? वो क्या चाहते हैं और कैसे उनको एड्रेस किया जा सकता है? देखिए, तो मैंने आपको जैसे पहले बताया कि अब जो कारोबारी अफराद हैं, ये उनका कसूर तो नहीं है ना कि हुकूमत और पीटीआई की लड़ाई हो रही है। वो तो बेचारे, उनका तो नुकसान हो रहा है ना। और ये जो 190 अरब रुपए का फिगर है, इसमें जो सबसे बड़ा जो लॉस है वो सर्विसेज सेक्टर का, और ट्रेडर्स जो हैं ये सर्विसेज सेक्टर में फॉल करते हैं, तो उनका तो नुकसान हो रहा है ना। और हर ताजिर पाकिस्तान में अमीर नहीं है, वो बच्चों की रोज़ी कमाते हैं। चाहे वो इमरान खान की गलत कॉल की वजह से या वज़ीर दाखिला की गलत पॉलिसी की वजह से उनका कारोबार बंद हो, उनका कारोबार तो बंद हो गया ना, उनको तो रोटी नहीं मिली ना। और बहुत सारे जो डेली वेजर्स हैं पाकिस्तान में, जो आप अब इस्लामाबाद जैसे शहर में बाहर निकले आपको सड़कों पे पड़े हुए नजर आते हैं, जिनको पास रोज़गार नहीं, उनका नुकसान हो गया। उनका नुकसान कौन? वज़ीर दाखिला पूरा करेंगे, इमरान खान साहब पूरा करेंगे, अली मीन गंडापुर करेंगे, बुशरा बीबी करेंगे, कौन करेगा? तो मैं इसलिए कहता हूँ कि पाकिस्तान का सोचे, चाहे वो पीटीआई है, पीएमएलएन है, इस्टेब्लिशमेंट है, या कोई भी है, पाकिस्तान का सोचे। पाकिस्तान का सोचेंगे तो हर चीज़ को आप लेके आएँ, उसका जो एक आइनी तरीक़ेकार है उसकी तरफ जाएँ, अदालतों को उनके फ़ैसले करने दें आज़ादाना, और ये जो पीटीआई है उसको अदालतों के फ़ैसले को मानना चाहिए। अगर अदालतें आज़ादाना फ़ैसला करना शुरू कर देंगी तो लोगों का एतमाद बढ़ेगा। जिस तरीके से पाकिस्तान में 26वीं आइनी तरमीम की गई है, उससे लोगों का अदालतों के ऊपर एतमाद कम हुआ है। तो मैं हमेशा आइन की बात करता हूँ, इदारों की बात करता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता हूँ।